नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंदु दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा एक टॉपिक पीछे का हुआ है राजीव टेक्स्ट बुक पार्ट 2 क्लास 10th हिंदी और हिंदी में हिंदी गद्य। तो शुरू करने के पहले आप लोग पिछले टॉपिक को पढ़ ही चुके हैं, तो अगले टॉपिक पर हम लोग परिचर्चा करते हैं कि अगला टॉपिक आज का हम लोगों का क्या है। अगला टॉपिक है हिंदी गद्य का आविर्भाव। तो चलो बच्चे सुनते हैं कि हिंदी गद्य का आविर्भाव कैसे हुआ, क्या इस संदर्भ में है। हिंदी गद्य का आविर्भाव हिंदी गद्य का आविर्भाव अब यहां देखेंगे हिंदी गद्य का जो विकास हुआ है, हिंदी गद्य की जो उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी गद्य के आविर्भाव के संदर्भ में विद्वानों में मतांतर तो है, फिर भी अधिकांश लोग हिंदी गद्य के आविर्भाव का जो समय मानते हैं वह मानते हैं कि इनका जो आविर्भाव हुआ है वह 10वीं सदी से लेकर के, ध्यान देना बच्चों, 10वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक हिंदी गद्य के आविर्भाव के संदर्भ में मिलती है। किसका विकास आविर्भाव 10वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक। अब बात आती है कि हिंदी गद्य का, चलो यह है कि 10वीं से 13वीं के बीच में हुआ, लेकिन इसका जो प्राचीनतम रूप दिखाई देता है, किसका, हिंदी गद्य का जो प्राचीनतम रूप दिखाई देता है बच्चों, उस रूप को देखा जाए तो हिंदी गद्य का प्राचीनतम जो रूप है, इसका जो प्राचीनतम तथ्य मिलता है, प्राचीनतम हिंदी गद्य के विषय में जो जानकारी मिलती है प्राचीनतम, वह है कि हिंदी गद्य का विकास राजस्थानी, किसके आधार पर, राजस्थानी एवं ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा एवं ब्रज भाषा, राजस्थानी एवं ब्रज भाषा, इसका जो हिंदी गद्य के जो प्राचीनतम आधार मिलता है, उसका प्राचीनतम आधार क्या बच्चों, राजस्थानी एवं ब्रज भाषा। राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में हिंदी गद्य का प्रथम प्रयोग का साक्ष्य दिखाई देता है। अब बात आती है कि राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में हिंदी का प्रथम जो प्रयोग मिलता है, इनमें राजस्थानी, इसमें देखा जाए तो राजस्थानी जिससे हमारी हिंदी का विकास हुआ है, आविर्भाव हुआ, राजस्थानी भाषा का जो साक्ष्य मिला रहा है वह, ध्यान दीजिएगा, 13वीं सदी से 14वीं सदी के बीच में। कब, 13वीं सदी से 14वीं। वैसे हिंदी गद्य का आविर्भाव हमने क्या कहा कि 10वीं से लेकर बच्चों कब है, 13वीं, और लेकिन इसका प्राचीनतम साक्ष्य किन भाषाओं से, राजस्थानी एवं ब्रज भाषाओं में मिलता है। और राजस्थानी गद्य का जो विकास है बच्चों, वह 13वीं सदी से लेकर के कब मानी जाती है, 14वीं सदी। ये तो क्लियर होगा, राजस्थानी गद्य का विकास कब माना जा रहा है, 13वीं सदी से 14वीं सदी में। और हिंदी गद्य का अगर यहां पर देखें राजस्थानी का समय सीमा, ध्यान दीजिएगा, 13वीं सदी से 14वीं मानी जा रही है। वहीं ब्रज भाषा में गद्य का जो विकास हुआ, ब्रज भाषा के माध्यम से जो गद्य का विकास हुआ है, इस ब्रज भाषा के आधार पर इसका जो समय माना जाता है वह 14वीं सदी से, कब, 14वीं सदी से लेकर के बच्चों कब तक, 16वीं सदी तक।
तो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिल रहे हैं, इसका प्राचीनतम प्रयोग मिल रहा है वह 13वीं से कहां तक, 14वीं सदी, और ब्रज भाषा का जो मिल रहा है 14वीं सदी से कब तक, 16वीं सदी में। अब बात आती है कि जो यह प्राचीनतम साक्ष्य है, प्राचीनतम प्रयोग है राजस्थानी गद्य का, अगर हम केवल अब आते हैं इस बिंदु पर कि राजस्थानी गद्य का परिमार्जित रूप, राजस्थानी गद्य का परिमार्जित रूप या जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है राजस्थानी गद्य का परिमार्जित रूप हमें मिलता है वह फतह राम बैरागी कृत। फतह ना, नोट ध्यान दीजिएगा, फतह राज बैरागी कृत, फतह राज बैरागी कृत इनकी रचना है। फतह राज बैरागी की रचना है, कृति है, जिसका नाम है पंचाख्यान। इनकी रचना का नाम है पंचाख्यान। पंचाख्यान में मिलता है राजस्थानी गद्य से, राजस्थानी भाषा का जो गद्य का स्वरूप मिलता है, इसका पहला परिमार्जित रूप जो मिलता है फतह खां राज बैरागी, इनकी रचना है पंचाख्यान। और इसी पंचाख्यान में हिंदी राजस्थानी भाषा से गद्य का विकास, पहला परिमार्जित या व्यवस्थित स्वरूप दिखाई देता है। तो क्लियर हो गए होंगे 10वीं शताब्दी से हमने क्या कहा, 13वीं सदी में किसका, हिंदी गद्य का आविर्भाव माना जाता है। इस गद्य के आविर्भाव में दो प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी, राजस्थानी भाषा और कौन सी, ब्रज भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। अब राजस्थानी ब्रज भाषा का जो गद्य के स्वरूप में इसका विकास माना जाता है वह कब माना जाता है, वह 13वीं सदी से 14वीं सदी में था। और इसका ब्रज भाषा को जो माना जाता है वह 14वीं सदी से कब तक, 16वीं सदी के बीच माना जाता है। अब बात आती है राजस्थानी गद्य का परिमार्जित रूप फतह राज बैरागी कृत पंचाख्यान में मिलता है, जबकि राजस्थानी का तो जो रूप मिल रहा है वह फतह राज बैरागी कृति पंचाख्यान में मिलता है। इनकी रचना का नाम है, बच्चों याद रखना, इनकी रचना का नाम है पंचाख्यान। किसकी रचना है, फतह राज बैरागी कृत की रचना है। वहीं अगर हम ब्रज भाषा के संदर्भ में बात करें, ये तो था राजस्थानी, अब हम अगर ब्रज भाषा के संदर्भ में बात करें तो ब्रज भाषा का प्राचीनतम या ब्रज भाषा का प्राचीनतम रूप जो पर हम करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहां ध्यान देना होगा। इसके प्राचीनतम रूप पर अगर हम विचार करें ब्रज भाषा का, तो ब्रज भाषा का प्राचीनतम रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1343 में इसका प्राचीनतम जो रूप माना है वह कब माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका प्रयोग जो हो रहा है 1343 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाषा का, ब्रज भाषा के गद्य का जो प्रयोग मिलता है इस रूप में माना जाता है। कब, 1343। लेकिन यह कौन मान रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। इस ब्रज भाषा के संदर्भ में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना जा रहा है, इस गद्य का प्रथम प्रयोग, यहां इनका प्रयोग का जो मिला वो पता कहां, बैरागी की रचना से। ब्रज भाषा का अगर हम प्रयोग पर देखें, ब्रज भाषा का जो यह प्रयोग होते हुए दिखाई दे रहा है, यह गोरखपंथी गोरखपंथी योगियों ने अपने धार्मिक उपदेशों में
ध्यान दीजिएगा कि गोरखपंथी योगियों ने अपने धार्मिक उपदेशों के अंतर्गत, जब ये अपने धार्मिक का प्रचार करके उपदेश दे रहे हैं, गोरखपंथी कवियों ने अपने धार्मिक उपदेशों के अंतर्गत इसका विकास किया गया है। यह तो रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1343 बताया, लेकिन इस भाषा का जो गद्य में प्रयोग मिलता है, यह सबसे पहले प्रयोग बच्चों कहाँ मिलता है? यह सबसे पहले प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अगर यही इन दोनों के आधारों को हम थोड़ा सा हट कर देखें तो यह देखेंगे कि इन दोनों आधारों पर अगर हम बात करें तो इन दोनों के साथ ही साथ यह हम ध्यान दें कि भाषाई आधार पर अगर सर्वेक्षण किया जाए, किसके आधार पर? वहां तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा 1343 के आधार पर गोरखपंथी योगियों ने अपने धार्मिक उद्देश्य में इसका प्रचार किया। लेकिन अगर बच्चों भाषाई आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है तो ध्यान देना, भाषाई आधार को माना जाता है, भाषा के आधार, भाषा की मतलब भाषा के आधार पर अगर इसकी व्याख्या की जाती है तो भाषा के आधार पर जो इसका समय बताया जाता है, उसका भाषा के आधार पर इसका समय बताया जाता है 1658 में। क्या माना जा रहा है कि 1658 में हिंदी गद्य के रूप में ब्रज भाषा का जो सबूत माना जा रहा भाषाविदों के द्वारा भाषाई आधार पर, वह 1658 के पहले का नहीं मानते। ब्रज भाषा में गद्य का जो विकास माना जा रहा है बच्चों, वह 1658 से पहले नहीं माना जाता। किससे पहले? 1658 से पहले नहीं माना जाता हिंदी गद्य के विकास को। यह भाषा के आधार, भाषाइयों के आधार, भाषाविदों के आधार पर यह जिक्र किया गया है। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा, क्या कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था 1343 में, और इस ब्रज भाषा में गद्य का जो विकास दिखाई देता है गोरखपंथी के कवियों के द्वारा दिखाई देता। लेकिन 17वीं सदी के उत्तरार्ध में, कब? 17वीं सदी के अगर हम उत्तरार्ध की बात करें तो 17वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रज भाषा का काफी तेज दिखाई देता है। आप देखेंगे 17वीं सदी के उत्तरार्ध के अंतर्गत वल्लभाचार्य के पुत्र, क्या नाम है? वल्लभाचार्य के पुत्र, वल्लभाचार्य के पुत्र, वल्लभाचार्य के पुत्र, जिसका नाम है विट्ठलनाथ। जिसका क्या नाम बच्चों? विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र जिनका नाम क्या है? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने श्रृंगार रस मंडल, क्या कहा? श्रृंगार रस मंडल, श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने श्रृंगार रस मंडल की जो रचना की, यह रचना जो हो रही है ब्रज भाषा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ब्रज भाषा के अंतर्गत। श्रृंगार रस मंडल के अंतर्गत देखा जाए तो विट्ठलनाथ के, वल्लभाचार्य के पुत्र कौन, क्या नाम था? विट्ठलनाथ ने एक रचना रची जिसका नाम क्या है? श्रृंगार रस मंडल। और विट्ठलनाथ के पुत्र, अब इनके पुत्र, विट्ठलनाथ के पुत्र, ये सब घटना कब हो रही? 17वीं सदी में। ध्यान देना, 17वीं सदी में विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ के पुत्र का नाम है बच्चों क्या? गोकुलनाथ। गोकुलनाथ की महत्वपूर्ण रचना है जो ब्रज भाषा के अंतर्गत रचित होने जा रही है, 84 वैष्णवों की वार्ता। कितनी वार्ता? 84 वैष्णव की वार्ता। यह किसके? 84 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की
वार्ता। विट्ठल नाथ के पुत्र गोकुलनाथ ने ब्रज भाषा के अंदर जो गद्य का विकास किया जा रहा है उसकी रचना है 84 वैष्णों की वार्ता। और दूसरा है 252 वैष्णों की वार्ता, इन्हीं की रचना है। कौन सी है? 252 वैष्णों की वार्ता। 252 वैष्णों की वार्ता, 252 वैष्णों की वार्ता इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अब भाषा का अगर देखा जाए तो यह गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, इनके द्वारा यह जो रचना की जा रही है 252 वैष्णों की वार्ता और 84 वैष्णों की वार्ता, इन वार्ताओं के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो इसका यह प्राचीनतम रूप माना जाता है। और इसका प्राचीनतम रूप यहां कहां दिखाई दे रहा है? 17वीं शती के अंतर्गत माना जाता है। 1603 में अगर हम देखें 17वीं शती के पूर्व, कहने मतलब 1603 में नाभादास द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित? नाभादास द्वारा रचित, इनकी रचना है नाभादास द्वारा रचित, नाभादास द्वारा रचित अष्टयाम, इनकी रचना क्या है? अष्टयाम, नाभादास द्वारा रचित इनकी महत्वपूर्ण रचना है अष्टयाम। वैकुंठमणि शुक्ल इसी समय के हैं, यहां देखेंगे वैकुंठमणि शुक्ल, वैकुंठमणि शुक्ल ने अगहन महात्म, वैशाख महात्म, अगहन महात्म और वैशाख महात्म सुरित ने मिश्रा के द्वारा लिखित एक मिश्र बंधु थे जिनका नाम था सूरत मिश्र, इनके द्वारा रचित रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ब्रज भाषा के अंतर्गत सूरत मिश्र की रचना है बैताल पचीसी। क्या नाम है इसका? बैताल पचीसी आदि रचनाएं ब्रज भाषा के अंतर्गत हमें 16वीं 17वीं शताब्दी के अंतर्गत देखा जाए, अर्थात 1603 में नाभादास, अष्टयाम, वैकुंठमणि शुक्ल, अगहन महात्म, सूरत मिश्र, बैताल पचीसी आदि रचनाओं की आज गद्य की रचनाएं की गई। तो यह गद्य के विकास में दो महत्वपूर्ण भाषाएं राजस्थानी और ब्रज भाषा, लेकिन इन सबका विकास होने के बावजूद भी अगर हम यह कहें कि ब्रज भाषा गद्य के संदर्भ में यह इतना विकास होने के बावजूद भी ब्रज भाषा गद्य की नवीन आवश्यकताओं, ब्रज भाषा जो है इन सब रचनाओं के होने के बावजूद भी ब्रज भाषा गद्य की नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप, गद्य की नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को ढाल नहीं सकी। यह तो कहा जा सकता है। इन महज 16वीं शताब्दी में देखें, 1700 के इर्द गिर्द में देख रहे हैं कि तमाम ब्रज भाषा में गद्य का विकास हुआ, लेकिन अगर नवीन आवश्यकताओं को परिपेक्ष में ध्यान में रखा जाए तो यह हम स्पष्ट कह सकते हैं कि यह ब्रज भाषा गद्य का जो विकास हुआ नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप, अपने आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं सका, और अब जब अपने आप को इन अनुरूप नहीं ढाल सकता, अर्थात इसे सशक्त नहीं बना सका कौन? ब्रज भाषा। अब आती है कि यह पहला प्रश्न हमारा क्या था? हिंदी गद्य का आविर्भाव। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। हिंदी गद्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्राचीनतम जो प्रयोग मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, वह माना जाता है कि राजस्थानी और ब्रज भाषा से हिंदी गद्य का प्राचीनतम स्वरूप आके इसी रूप में बढ़ा। लेकिन समय की गति के साथ साथ देखा जाए तो खड़ी अनेक रचनाएं हो रही हैं, लेकिन ब्रज भाषा इन नवीन रचनाओं को करने के बावजूद भी यह अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अगर देखा जाए तो इसे ढाल नहीं सका। आते हैं हिंदी गद्य के विकास में
या खड़ी बोली गद्य में दक्षिणी भाषा, उत्तरी भाषा और दक्षिणी भाषा पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहां क्या है, खड़ी बोली गद्य का दो रूप आ रहा है आविर्भाव में। ये तो हुआ, देखा गया राजस्थानी और ब्रज भाषा से। अब राजस्थानी ब्रज भाषा के संदर्भ में हमें क्या देखना है, खड़ी बोली गद्य दक्षिणी, दक्षिणी का मतलब दक्षिणी, गद्य दक्षिण भारत में, खड़ी बोली गद्य का दक्षिणी स्वरूप हम लोग देखेंगे, कैसे वहां इसका विकास हो रहा है, किसके संदर्भ में, खड़ी बोली गद्य का दक्षिणी। पहली चीज तो यह है कि खड़ी बोली में गद्य का दक्षिणी पर, तो सबसे पहला हमने देखा कि 10वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी में एक सामान्य सी बात कही गई कि उसमें हिंदी गद्य का विकास हुआ, और 13 से लेकर के 14वीं सदी में राजस्थानी गद्य का विकास हुआ, और 14वीं से लेकर के 16वीं तक ब्रज भाषा में। इनमें कुछ रचनाएं जो सच के रूप में प्रयोग किए गए, यह भी हमने चर्चा किया। अब यहां बात आती है कि हिंदी गद्य का जो विकास दक्षिण भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो पहला चीज यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चलते हैं तो दक्षिण भारत के लोग, यह भी ध्यान दीजिएगा कि यह सदी जो हम चर्चा कर रहे हैं उस पर मुस्लिमों का प्रभाव था, मध्यकाल का इतिहास है। तो यहां यह जरूर ध्यान रखना होगा कि दक्षिण भारत में हिंदी गद्य का जो दक्षिणी स्वरूप है या हिंदी गद्य का जो विकास हुआ, यहां है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय, कहने मतलब अलाउद्दीन के आक्रमण के पहले से ही, अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में जब आक्रमण किया, उनके आक्रमण का बड़ा ही सांस्कृतिक रूप से कहा जाए कि दोनों के उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सांस्कृतिक विकास भी हो रहा, मिलजुल रहे हैं। लेकिन एक चीज यहां जरूर याद रखिएगा कि अलाउद्दीन का दक्षिण भारत में जब आक्रमण कर रहे हैं, अलाउद्दीन का दक्षिण भारत में, अलाउद्दीन का दक्षिण भारत में आक्रमण के करने के पहले से ही, ध्यान देना गा, जब अलाउद्दीन आक्रमण कर रहे हैं उस आक्रमण करने के पहले से ही, आक्रमण करने के पहले से ही दक्षिण भारत के लोग, हमें ध्यान देना है, दक्षिण भारत के लोग जब अलाउद्दीन आक्रमण करते उसके आक्रमण करने से पहले ही दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की भाषाओं से परिचित थे। क्या कहा कि दक्षिण भारत के लोग किससे परिचित थे, उत्तर भारत की भाषाओं से पूरी तरह से, उत्तर भारत की भाषाओं से परिचित हो चुके थे, उत्तर भारत की भाषाओं से परिचित हो चुके थे। और यह कैसे परिचित हुए थे, तो यहां इतिहास इस बात का साक्ष्य देता है कि दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत की भाषाओं से परिचित कैसे हो चुके थे, क्योंकि अलाउद्दीन के आने के पहले उत्तर भारत के दो राजवंश, अलाउद्दीन के आने के पहले उत्तर भारत के दो राजवंश, और दोनों राजवंश कौन हैं, चालुक्य राजवंश। कौन सा राजवंश, चालुक्य राजवंश, चालुक्य राजवंश। और एक राजवंश और है जो कहा जाता है यादव राजवंश। कौन सा, चालुक्य राजवंश और यादव राजवंश, चालुक्य राजवंश और यादव राजवंश, चालुक्य राजवंश और यादव राजवंश। यह दो राजवंश जो दक्षिण भारत के ऐतिहासिक पृष्ठों में आ रहे हैं, राजवंश दिखाई देता है, यह दोनों राजवंश उत्तर भारत के ही थे। कहां के थे ये दोनों राजवंश, कहां के थे, उत्तर भारत के ही थे। और
यह दोनों राजवंश के संस्थापक अगर हम देखें इनकी वंशावलियों को तो यह उत्तर भारत के ही रहने वाले थे। किंतु अब बात आती है, तो है भाषा से तो परिचित है, किंतु जब अलाउद्दीन के द्वारा बच्चों आक्रमण किया जाता है, कहां, दक्षिण भारत के विजय की तरफ बढ़ते हैं, तो अलाउद्दीन के आक्रमण से अलाउद्दीन के आक्रमण से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच, यहां ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत और किसके बीच, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक सामरिक संबंध कहा जाए सांस्कृतिक आदान प्रदान होता हुआ दिखाई पड़ता है। दोनों के बीच सांस्कृतिक कहा जाए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंधों की शुरुआत होती है। एक दूसरे की संस्कृति एक दूसरे से रूबरू होते हैं, यही चीज की शुरुआत होती है। और जब अलाउद्दीन आक्रमण करता है, उत्तर और दक्षिण भारत में सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, तो उस समय इन भाषाओं में अगर कहा जाए, इन भाषाओं में जो सांस्कृतिक संस्कृति वह भाषा थी पंजाबी। इनके शुरू करने में कौन सी भाषा आ रही है, पंजाबी, और दूसरा है हरियाणवी भाषा। पंजाबी और हरियाणवी भाषा का मेल था। इन दोनों संस्कृतियों का अलाउद्दीन के आक्रमण दक्षिण और भारत में जो सांस्कृतिक विकास हो रहा है, इनके विकास में पंजाबी और हरियाणवी भाषाओं का क्या दिखाई देता है, मेल दिखाई देता है। और इनके मेल होने से तो यह भी कह सकते हैं कि पंजाबी और हरियाणवी भाषा का जो सांस्कृतिक मिलाप के द्वारा हुए हैं, इन भाषाओं में, पंजाबी और हरियाणवी भाषाओं में अरबी और फारसी का भी सम्मेल था। अरबी और फारसी के भी अक्षर काफी प्रचुर मात्रा में मिलते रहे, दिखाई देते हैं। अब अगर देखा जाए, अब इनके द्वारा, इन सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वारा अगर हम कहें तो इनसे, इन भाषाओं से संबंधित अनेक साहित्यकारों की रचना होती है। साहित्यकारों ने, और साहित्यकारों से कई साहित्य आते हैं, लिखे जाते हैं, लेकिन इन संस्कृति, इनके मेल मिलाप से जब पंजाबी, हरियाणवी, अरबी और फारसी के जो मिले जुले शब्द आ रहे हैं, अब इनके मिले जुले होने के वजह से दक्षिण के लोग इसे कभी जवाने हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, जवाने हिंदुस्तानी। क्या कहा जा रहा है, जवाने हिंदुस्तानी। तो कभी क्या नाम दिया जा रहा है, तो कभी कहा जाता है दक्षिणी। क्या नाम दिया गया, दक्षिणी। और कभी हिंदी के रूप में परिचय दिया गया। तो क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब कि अलाउद्दीन के आक्रमण के पहले उत्तर भारत की भाषाओं से दक्षिण भारत के लोग परिचित हो चुके थे। क्लियर हो गया। लेकिन इन परिचय होने के बावजूद भी इसका ज्यादातर सांस्कृतिक आदान प्रदान अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन के दक्षिण विजय के अभियान के साथ दिखाई देता है। उनमें जिन भाषाओं की प्रचुरता आती है, उनमें आप कह सकते हैं पंजाबी और हरियाणवी, साथ ही साथ इसमें अरबी और फारसी के शब्द भी मिले हुए हैं। अरबी और फारसी के शब्द के मिलने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि इनके यहाँ के साहित्यकारों के द्वारा इसे जो नाम दिया गया वह कभी हिंदी के रूप में कहा गया, कभी ज़बाने हिंदुस्तानी के रूप में कहा गया, कभी दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है दक्षिणी खड़ी बोली गद्य के विकास को। दक्षिणी खड़ी बोली गद्य के विकास को अगर हम देखें, दक्षिणी खड़ी बोली गद्य के विकास को, दक्षिणी खड़ी बोली गद्य के विकास को 3 चरणों में बांट सकते हैं। दक्षिणी खड़ी बोली, दक्षिणी खड़ी बोली गद्य के विकास को, गद्य के विकास को 3 चरणों में हम बांट सकते हैं। इसके कितने चरण हैं? 3 चरणों में हम इसको विभाजित करके पढ़ सकते हैं। पहला काल है बच्चों दक्षिणी से दक्षिणी से संबंधित है
पहला चरण अगर हम देखें तो इसके गद्य के विकास में पहला चरण है 1300 से 1400 सदी। 1300 से कब तक? 1400 ईस्वी। 1300 से कब तक? 1400। और दूसरा जो चरण है इसे हम पहले चरण को प्रारंभिक काल भी कह सकते हैं, प्रारंभिक काल। दूसरे को हम कह सकते हैं मध्यकाल। दूसरा काल कौन सा है? मध्यकाल। मध्यकाल को 1491 से, मध्यकाल का जो समय माना गया है 1491 से 1687 के बीच, यह मध्यकाल का समय है। और अंतिम काल है जो उत्तर काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर काल का जो समय है उस पर हम विचार करें। उत्तर काल 1687 यहां है, तो यहां से तुरंत हो जाएगा 1688। और 1688 से लेकर के हम इसके काल का विभाजन करते हैं कहां तक? 1850 में यह माना जाता है। और प्रारंभिक कहने का मतलब यहां पर अगर हम देखें 1300 से कहां तक? 1400 में। प्रारंभिक काल में सबसे प्रसिद्ध, यहां ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक काल में सबसे प्रसिद्ध गद्य लेखक जो थे, सबसे प्रसिद्ध गद्य लेखक, प्रारंभिक काल में सबसे प्रसिद्ध गद्य लेखक जिनका नाम था ख्वाजा बंदा निवास गेसूद। सबसे प्रमुख लेखक कौन थे? प्रसिद्ध गद्य लेखक थे ख्वाजा बंदा निवास खुदी। और इनकी महत्वपूर्ण रचना, इनकी अगर देखा जाए तो इस समय की सबसे महत्वपूर्ण रचना है मिराजुल आस्कीन। इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है वह क्या है? मिराजुल आस्कीन। मिराजुल आस्कीन इनकी महत्वपूर्ण रचना है और दक्षिण गद्य की यह एक प्रमुख रचना मानी जाती है। कब की? दक्षिण गद्य की इसे एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो यहां हमने देखा दक्षिण खड़ी बोली के अंतर्गत वेद जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ उसमें आपने देखा भी, इसका सार रूप है कि अलाउद्दीन के खिलजी के आने के बाद संस्कृत, और वहाँ जो भाषा का विकास हो रहा है वहाँ कौन कौन? पंजाबी, हरिवाड़ी और अरबी और फारसी, और इनके सम्मिलित लोगों को दक्षिणी हिंदी और हिंदी ज़बान हिंदुस्तानी के नाम से भी जाना गया। और कालक्रम को दृष्टि में देखा जाए तो प्रारंभिक काल 1300 से 1400, 1400 से 91 से 1687 और 1688 से लेकर के 1850। अब आप बात आती है खड़ी बोली गद्य। ये तो दक्षिण का था, हमारा अंतिम बिंदु है खड़ी बोली गद्य उत्तर पर। खड़ी बोली गद्य के उत्तर के संदर्भ में देखें। खड़ी बोली गद्य उत्तर, खड़ी बोली गद्य दक्षिण हुआ। अब क्या देखना है? खड़ी बोली गद्य उत्तर। खड़ी बोली गद्य का अगर यहां दक्षिण में अलाउद्दीन था तो खड़ी बोली गद्य के उत्तर में जो साक्ष्य मिलता है, खड़ी बोली, यहां का प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के उत्तर में जो साक्ष्य मिलता है वह साक्ष्य है 16वीं सदी का। खड़ी बोली गद्य का जो साक्ष्य मिलता है उत्तर भारत के संदर्भ में वह कब का है? 16वीं सदी में। और 16वीं सदी में जो साक्ष्य मिल रहे हैं वह अकबर, शासक कौन? अकबर के दरबारी कवि, अकबर के दरबारी कवि, अकबर के कौन थे? अकबर के दरबारी कवि जिनका नाम था, अकबर के दरबारी कवि जिसका नाम था गंग। गंग के द्वारा, अकबर के दरबारी का जिसका नाम क्या था? गंग। गंग के द्वारा जो रचना रचित की गई उसका नाम था चंद छंद वर्णन की महिमा। इनका नाम था चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और कहां की? उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध कवि 16वीं शताब्दी में अकबर के दरबारी कवि था। लेकिन उत्तर भारत में तो 16वीं शताब्दी में माना जाता है कि कवि गंग के द्वारा रचित
क्या चंद छंद वर्णन की महिमा एक महत्वपूर्ण कृति है, लेकिन अगर पूरी तरह से विकास की बात कही जाए तो उत्तर भारत में इसका अगर प्रादुर्भाव माना जाता है तो यह 16वीं नहीं बल्कि 19वीं सदी के मध्य माना जाता है। कब माना जाता है? 19वीं सदी में इसका प्रादुर्भाव माना जाता है। किंतु 19वीं सदी के पहले भी, अगर यहां भी यह कह दिया जाए कि 19वीं सदी के पहले भी इसका प्रादुर्भाव दिखाई देता है, 19वीं सदी के पहले भी इसका प्रादुर्भाव में मिलना लगता है। कहां मिल रहा है? तो चलिए 19वीं सदी के पहले अगर हम 18वीं सदी में जाएं, कहां जाएं? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जाएं तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, पूर्वार्ध नहीं बल्कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अगर हम जाएं, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अगर हम देखें तो एक प्रमुख नाम है राम प्रसाद निरंजन। राम प्रसाद निरंजन, राम प्रसाद निरंजन। 18वीं सदी के अगर हम उत्तरार्ध में जाए तो राम प्रसाद निरंजन, इनकी महत्वपूर्ण कृति है, इनकी महत्वपूर्ण, अगर इनके कृति पर हम अध्ययन करें तो इनकी महत्वपूर्ण कृति है भाषा योग वशिष्ठ। क्या नाम है? भाषा योग वशिष्ठ। राम प्रसाद निरंजन की महत्वपूर्ण कृति है भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और इसी 19वीं शताब्दी पर अगर हम लोग देखें तो उत्तर भारत में हिंदी गद्य का जो विकास दिखाई देता है एक बहुत ही अच्छे ढंग से देखा जाता है कि उसकी रचनाओं के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि 19वीं सदी के बाद इसका गद्य का एक महत्वपूर्ण विकास हो रहा है। और इसमें है, पहला नाम है मुंशी सदा सुखलाल। क्या नाम है? मुंशी सदा सुखलाल। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत देखा जा रहा है मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, इनकी रचना है सुख सागर, जो विष्णु पुराण से ली गई है। इनकी महत्वपूर्ण रचना है सुख सागर। सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल, इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो कहां से लिख ली? सुख सागर कहां से लिया गया है? विष्णु पुराण से। और सुख, ये मुख्यतः अगर इनके संदर्भ में जाने तो ये दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली के वासी से, दिल्ली क्षेत्र में बिलोंग करते थे मुंशी सदा सुख। और इसी समय दूसरी महत्वपूर्ण रचना जो दिखाई देती है उत्तर भारत के अंतर्गत, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी ईसा अल्लाह खां। इनके ये कौन है? मुंशी ईसा अल्लाह खां, मुंशी ईसा अल्लाह खां। इनकी महत्वपूर्ण रचना है रानी केतकी की कहानी। इनकी महत्वपूर्ण रचना है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी इनकी महत्वपूर्ण रचना। और मुंशी ईसा अल्लाह खां ये लखनऊ के रहने वाले थे। कहां थे? लखनऊ के निवासी थे, लखनऊ के रहने वाले थे। दूसरा नाम है सदल मिश्र। सदल मिश्र, इनकी महत्वपूर्ण रचना है सदल मिश्र की नासकेतोपाख्यान। इनकी महत्वपूर्ण रचना है नासकेतोपाख्यान। नासकेतोपाख्यान इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में मानी जाती है। और ये बिहार के रहने वाले थे, बिहार के, जो हिंदी गद्य के उत्तर भारत के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण योगदान दिए। दूसरा, आगरा के रहने वाले थे पंडित लल्लू लाल। क्या नाम है? पंडित लल्लू लाल। पंडित लल्लू लाल, लल्लू लाल, पंडित लल्लू लाल। पंडित लल्लू लाल, इनकी रचना है प्रेम सागर। पंडित लल्लू लाल, इनकी रचना है प्रेम सागर। और ये आगरा के, कहां के थे? आगरा के निवासी थे। यह उत्तर भारत में 19वीं सदी में हिंदी गद्य के प्रादुर्भाव में महत्वपूर्ण योगदान इन लोगों का दिखाई देता है, महत्वपूर्ण विकास हुआ। लेकिन उत्तर भारत में हिंदी गद्य के इसी विकास के दरमियान अगर हम देखें तो हिंदी गद्य के विकास में इस समय ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन होता है। और ईसाई मिशनरियां भी अपने धार्मिक
प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक बाइबिल का हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास किया, जिससे हिंदी गद्य का विकास माना जाता है। कहने का मतलब इन्होंने अनेक अपनी बाइबिल का जो अपने धर्म का प्रचार का माध्यम बनाया वह हिंदी को माना, और इससे हमारी हिंदी गद्य के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। और पुनर्जागरण नवजागरण काल तक आते आते अगर देखा जाए, चाहे वह दयानंद सरस्वती हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, आदि लोगों ने हिंदी को आधार बना करके इसे आगे बढ़ाया। और इन्हीं के द्वारा अगर देखा जाए, जुगुल किशोर 1826 में, जुगुल किशोर ने 1826 में उद्दंड मार्तंड नामक एक संवाद पत्र निकाला, जो हिंदी का पहला समाचार बना था। तो कहने का मतलब 19वीं शताब्दी के अंतर्गत हम देख रहे हैं हिंदी के गद्य के विकास में उत्तर भारत के इन महान लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम इसे अध्ययन की दृष्टि से अगर हम इसका विभाजन करना चाहें, अगर हम इसे विभाजन करना चाहें, तो यहां देखें, अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य का विकास, अध्ययन की दृष्टि से इनको कालखंडों में बांटा जा रहा है। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य को अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य को निम्नलिखित कालखंडों में बांटा जाता है। निम्नलिखित कालखंडों में बांटा जा सकता है। तो कितने कालखंडों में बांटा जाता है? पहला है हिंदी गद्य साहित्य को जो कालखंड में निर्धारित किया जा रहा है, पहला है अर्थात भारतेंदु जी के पहले का युग। तो उसे क्या कहा गया? पूर्व भारतेंदु युग। पहला काल क्या है? भारतेंदु के प्रादुर्भाव के पहले का जो कालखंड है उसे हम क्या कहें? पूर्व भारतेंदु युग। और पूर्व भारतेंदु युग का जो युग है वह 13वीं सदी से, कब से है? 13वीं सदी से 1868 तक, 13वीं सदी से 1868 का ये भारतेंदु जी के पहले का युग माना जाता है। दूसरा युग है कि जब भारतेंदु जी आ जाते हैं तो दूसरा युग जो बांटा गया है वह है भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग का जो कार्यक्रम किया गया है वह है 1868 से लेकर के 1900 तक। कहां तक है? 1868 से लेकर 1900 तक। और भारतेंदु युग के बाद आता है दूसरा कालखंड हिंदी गद्य का, जिसे कहा जाता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का काल यहां देखिएगा, 1900 से शुरू होकर के चलता कहां तक? 1918 तक। यह इनका तीसरा कालखंड है। चौथा कालखंड है शुक्ल युग या छायावादी युग भी कह सकते हैं। शुक्ल युग या छायावादी युग, शुक्ल युग या छायावादी युग, शुक्ल युग छायावादी या 1918 से यहां लीजिएगा 1900 कहां से? फिर से देखें, 1918 से शुरू होकर के 1938 तक, 1900 कहां तक? 38 तक का कालखंड है, 1900 से 1938 तक। अगला देखा जाए, अगला है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को 1938 से माना जाता है, 1938 से 1947 तक, 1947 तक। और स्वतंत्रोत्तर युग, लास्ट स्वतंत्रोत्तर युग 1947 से लेकर के
आज तक, अर्थात अध्ययन की दृष्टि से हिंदी गद्य साहित्य को हम निम्नलिखित कालखंडों में बांट सकते हैं और इसी से हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदी गद्य के विकास में इन महत्वपूर्ण युगों का अपना एक महत्वपूर्ण रोल स्थान रहा है। तो बच्चों, हिंदी गद्य का आविर्भाव 10वीं तसी, खड़ी बोली में मिश्रित संस्कृत, खड़ी बोली गद्य में कहाँ से योगदान कैसे बढ़ा, यह टॉपिक हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं। तो पुनः अगले टॉपिक के साथ हम हिंदी गद्य के विकास के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।